कल हमने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म किया था ना। आज डाइजीजेस करते हैं और उस नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के साथ कंपेयर करते जाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। और मुझे बताओ, नीट का टेस्ट कब देना है? कब है? मंडे से मंडे ही है। आपके भी एग्जाम है? आपके भी नहीं? और मेरे को लग रहा है जैस्मिन फ्री हो जाएगी इस मंडे, वो आ जाएगी। फिर क्लास होगी, क्लास फिर अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अच्छा, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया फर्स्ट डाइजेस। विजिबल है बोर्ड? आगे वाली लाइट ऑन है, या आगे वाली लाइट ऑफ कर दो, फिर क्लियरली विजिबल होगा। तो फर्स्ट डाइजेस फिनाइल कीटोन्यूरिया। किसी भी इंडिविजुअल को फिनाइल कीटोन्यूरिया कब होगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। अगर होमोजाइगस है तो इट मींस फिनाइल कीटोन्यूरिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया रिसेसिव डिसऑर्डर है। और जब एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। इसके जो जीन्स है, इसके जीन्स 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन्स 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहाँ पर एक प्रोटीन चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ E1। कल जो हमने एक नॉर्मल मैकेनिज्म बनाया, उसमें एंजाइम 1 को बनाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए। एंजाइम 1 क्या था? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। अब अगर आप अपना नॉर्मल मैकेनिज्म चेक करो तो E1 क्या कर रहा था? टायरोसिन बना रहे। फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट कर रहा है टायरोसिन में। तो E1 को बनाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए। तो रिसेसिव कंडीशन होने के कारण इस प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होती। अब अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, जिसके कारण एंजाइम 1 की फॉर्मेशन नहीं होगी, विच रिजल्ट फिनाइल एलानीन से टायरोसिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो बॉडी में फिनाइल एलानीन एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिनाइल एलानीन एक्यूमुलेट हो जाएगा लिवर में। और धीरे धीरे ये क्या करेगा? फिनाइल कीटोन बॉडीज बना देगा। लिवर में फिनाइल एलानीन एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिनाइल एलानीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिनाइल कीटोन बॉडीज। क्योंकि किडनी भी इसको एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही फिनाइल एलानीन को, और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भी नहीं कर पा रही फिनाइल एलानीन को। तो फिनाइल एलानीन बॉडी में ही इकट्ठा होता जाता है, तो फिनाइल कीटोन बॉडीज बना देता है। तो इस अब बॉडी में फिनाइल कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाएंगी। इस डिजीज को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। बॉडी में फिनाइल कीटोन बॉडीज की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और इस डिजीज को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। और जिनकी बॉडी जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है, ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनका IQ << 25 रहता है। और फिनाइल कीटोन बॉडीज इनका ब्रेन डैमेज कर देती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए?
अब बॉडी में एंजाइम ही नहीं बन रहा फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करने के लिए, बॉडी में फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है आप वो डाइट कंज्यूम करो जिसमें फिनाइल एलानिन हो ही ना, क्योंकि ये फिनाइल एलानिन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। फिनाइल एलानिन क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है, कल हमने पढ़ा था। फिनाइल एलानिन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब हमारी बॉडी तो फिनाइल एलानिन बनाती ही नहीं है, फिनाइल एलानिन डाइट से मिलता है। हमारी बॉडी तो उसको एब्जॉर्ब डाइजेस्ट कर रही है, बट जिनकी नहीं कर रही तो फिर उनको बचाने के लिए, डैमेज को, ब्रेन डैमेज को कम करने के लिए पेशेंट्स को बोला जाता है कि वो लो फिनाइल एलानिन वाली डाइट कंज्यूम करें। नेक्स्ट डाइजीज है क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट डाइजीज इज क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में नॉर्मल मैकेनिज्म क्या चल रहा है? नॉर्मल मैकेनिज्म फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, देन एंजाइम 2 की प्रेजेंस में टायरोसिन आयोडीन के साथ कंबाइन होता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। ये भी हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हमने कल करा था। अब ये डाइजीज भी कब होगी? ये डाइजीज भी रिसेसिव डाइजीज है, तो होमोजाइगस कंडीशन में ही होगी। अब यहाँ पर इस डाइजीज में क्रिटिनिज्म कब होता है? जब बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा। थायरोक्सिन हार्मोन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि बॉडी में एंजाइम 2 नहीं है, एंजाइम 1 नहीं था, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। अब एंजाइम 2 नहीं है तो क्रिटिनिज्म हो गया, थायरोक्सिन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। अब जिन बच्चों की बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बन रहा, जिन बच्चों को क्रिटिनिज्म डिसऑर्डर है, ये बच्चे फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली रिटार्डेड होंगे। फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली रिटार्डेड होंगे, ये डिवॉर्फ होंगे, स्टराइल होंगे, और इनका आईक्यू लो होगा। डन। नेक्स्ट डाइजीज इज एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया नॉर्मल साइकिल में क्या हो रहा है? हमारे पास होमोजेंटिसिक एसिड बना था। E8 की प्रेजेंस में होमोजेंटिसिक एसिड मेलिलेसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म है। यहां पर E8 एंजाइम एब्सेंट है। E8 एंजाइम कौन सा था? होमोजेंटिसिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज ऑक्सीडेज। ये एंजाइम बॉडी में बन ही नहीं रहा। ये एंजाइम ना बनने के कारण होमोजेंटिसिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा मैली एसिटो मैलिल एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये डाइजीज भी कैसी डाइजीज है? रिसेसिव डाइजीज है। कब होगी? होमोजाइगस कंडीशन में होगी। तो होमोजेंटिसिक एसिड को एल्कैप्टन भी कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो ब्लड में
एल्कैप्टन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में एल्कैप्टन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, और ब्लड को क्लीन करने का काम है किडनीज का। तो यूरिन में एल्कैप्टन आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण इस डिसऑर्डर का नेम है एल्कैप्टोन्यूरिया। यूरिन में एल्कैप्टन, presence of L-captain in urine is known as L-captonuria। अब ऐसे जो बच्चे हैं जिनको एल्कैप्टोन्यूरिया हुआ है, दे आर प्रोन टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन हो जाती है, बहुत पेनफुल कंडीशन है, जॉइंट्स मूव ही नहीं होंगे, वॉक नहीं कर पाएगा, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, बहुत पेनफुल कंडीशन है। तो एल्कैप्टोन्यूरिया के केस में क्या हुआ, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो हमारे सेनोवियल फ्लूइड में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब हम अपनी ये बोन को मूव करते हैं तो यहाँ पर वो क्रिस्टल्स फंसते हैं, जिसके कारण बहुत पेन होती है, तो आर्थराइटिस हो जाती है। और इनके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स ब्लैक हो जाते हैं। और अगर इन बच्चों का यूरिन यूरिन एक्सपोज्ड हो जाएगा टू एयर, तो यूरिन भी ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो बेसिकली तो यूरिन से ही ये डिजीज डिटेक्ट हो जाती है। अगर यूरिन थोड़ी देर पड़ा रह गया है और एक्सपोज हो गया है टू एयर, तो यूरिन ब्लैक हो जाएगा। तो ये था कैप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट डिजीज इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म कौन सी डिजीज है, जिसमें स्किन का पिगमेंट ही नहीं बनता। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये बिल्कुल वाइट वाइट से होते हैं। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म के केस में स्किन पिगमेंट कौन सा है, मेलानिन। मेलानिन हमारे स्किन का पिगमेंट है। और मेलानिन कहाँ से बन रहा है, मेलानिन सिंथेसाइज हो रहा है डोपा से। नॉर्मल मैकेनिज्म चेक करो, मेलानिन कहाँ से बन रहा है, डोपा से मेलानिन बन रहा है। डोपा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेलानिन। टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में। अब अगर यहाँ पर E3 एंजाइम या E4 एंजाइम नहीं है, अगेन ये भी रिसेसिव कंडीशन है, क्योंकि ये सारी डिजीजेस रिसेसिव है, जिसके कारण जल्दी अपेयर नहीं होती। अगर डोमिनेंट होती तो ये अपेयर हो जाती, तो रिसेसिव है। कब अपेयर होगी, होमोजाइगस स्टेट में अपेयर होगी, होमोजाइगस कंडीशन में अपेयर होगी। तो बॉडी में मेलानिन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अगर E3 या E4 एंजाइम नहीं बन रहा, तो बॉडी में मेलानिन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो ऐसे जो बच्चे होंगे, ये बच्चे कैसे होंगे, ये बच्चे एल्बिनो होंगे। एल्बिनो मतलब बिल्कुल व्हाइट, ये बच्चे एल्बिनो होंगे। एंड सेंसिटिव टू स्किन कैंसर, सेंसिटिव टू स्किन कैंसर, हाई चांसेस रहते हैं एल्बिनोस को स्किन कैंसर के। फिजिक्स केमिस्ट्री का आगे सिलेबस करवा रहे हैं सर, रिविजन्स। काफी बच्चे एब्सेंट होंगे ना इसलिए। जैस्मिन को मुझे सारा करवाना पड़ता है। तो सिमिलरली डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, अगर बॉडी में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण होगी, तो इससे डिजीज हो जाती है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर,
जिसको स्किड बोलते हैं। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उससे स्किड डिजीज हो जाती है। अब स्किड में क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। हमारे डब्ल्यूबी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, उनकी फॉर्मेशन ही नहीं होगी, इम्यून सेल्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। नेक्स्ट डाइजीज इज मल्टीपल एलील ट्रेट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें मल्टीपल एलील्स रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जांपल, हमने स्किन कलर में पढ़ा है, स्किन को पिगमेंट प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, AABB, CC। उसी तरह से हमने ब्लड ग्रुप्स पढ़े हैं, ब्लड ग्रुप्स भी मल्टीपल एलील ट्रेट है, जिसमें हमारा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, AB एंड O। तो तीन तरह के हमारे पास यहाँ पर एलील्स प्रेजेंट है मल्टीपल एलील ट्रेट्स में। तो यहाँ पर जो कंसर्न्ड जीन्स होंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 एलील्स, इनके पास 3 या 3 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ब्लड ग्रुप्स के पास है, स्किन कलर के पास। फॉर एग्जाम्पल, एबीओ सिस्टम हमारा ब्लड ग्रुप का सिस्टम, एंड RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। तो RH सिस्टम अभी करेंगे हम बोलते हैं ना ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। तो जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जिनमें RH ग्रुप एब्सेंट होगा उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो स्टार्ट करेंगे एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप के साथ। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं। कितने ब्लड ग्रुप्स हैं टोटल? 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप AB। तो 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स लोग हमें दिखाई देते हैं। ह्यूमंस में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। लैंडस्टेनर साइंटिस्ट था जिसने 1901 में ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। तो जिसके कारण लैंडस्टेनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसने डिस्कवर किए थे ब्लड ग्रुप्स AB एंड O। तो AB ब्लड ग्रुप लैंडस्टेनर ने नहीं डिस्कवर किया था। तो ये CBSE के लिए लैंडस्टेनर तो सबने ही करना है। आगे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड नीट। तो जो ब्लड ग्रुप AB था, AB ब्लड ग्रुप लेटर बाद में डिस्कवर किया था डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 में। डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 में। ब्लड ग्रुप्स में 2 तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप्स में 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एंटीजन A एंड एंटीजन B। और जो ब्लड ग्रुप का नेम है, ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप का नेम है ऑलवेज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द एंटीजन। एंटीजन के नेम पर ही ब्लड ग्रुप का नेम रखा जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, इट मींस उसके ब्लड में एंटीजन A प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो इट मींस उसकी बॉडी में B एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है
तो विच मीन्स उसके बॉडी में ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा विल हैव ए एंटीजन, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके पास ए एंड बी एंटीजन दोनों ही होंगे, और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके पास कोई एंटीजन नहीं। कर लिया था। डन। हेलो। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीजन्स। अब एंटीजन्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन बोलते हैं। कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया हम उसको एंटीजन बोलते हैं, और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज जाकर उस एंटीजन को किल कर देती हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म जो हमारा इम्यूनिटी का चलता है। यहाँ पर एंटीजन क्या है? यहाँ पर एंटीजन ग्लाइकोलिपिड्स है या फिर ग्लाइको प्रोटीन्स है। ये एंटीजन्स किसके बने हुए हैं? ये एंटीजन्स ग्लाइकोलिपिड का मतलब, ग्लाइको वर्ड का मतलब चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, चेन ऑफ शुगर, उसके साथ लिपिड्स अटैच्ड है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, साथ में प्रोटीन्स अटैच्ड है। तो एंटीजन्स क्या एंटीजन्स है? ये एंटीजन्स ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए हैं। आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और हमारे अदर टिश्यूज में जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनको आइसो एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। इन एंटीजन्स को आइसो एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ लेटर आई। ये जो एंटीजन्स है ये एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एंटीजन्स हमारी बॉडी टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंटीजन्स हमारे बॉडी टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स में एंटीजन्स प्रेजेंट है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में एंटीजन्स प्रेजेंट है, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स कहा जाता है। जैसे एंटीजन्स को हमने एग्लूटिनोजेंस या आइसो एग्लूटिनोजेंस बोला, एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स कहा जाता है। और ये एंटीबॉडीज प्योर प्रोटीन्स की बनी हुई है। बेसिकली गामा ग्लोब्यूलिन्स की ये एंटीबॉडीज बनती है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन होगा?
ए एंटीजन होगा। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, पर बी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। अगर बी ब्लड ग्रुप आया तो बी एंटीबॉडीज में जाकर बी ब्लड ग्रुप के सारे आरबीसी को किल कर देगा। तो एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स बोलते हैं, और ये प्योर प्रोटीन से गामा ग्लोब्युलिन्स के बने हुए हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब एंटीजन ए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा एंटीबॉडीज। एंटीजन बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं बीटा एंटीबॉडीज। तो अब अगर आप टेबल देखो, फर्स्ट कॉलम है ब्लड ग्रुप का। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बीटा एंटीबॉडी होगी। तो मतलब ये बी ब्लड ग्रुप को रिसीव नहीं कर सकता। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ये बी एंटीजन इसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी बॉडीज में? अल्फा एंटीबॉडीज। मतलब इसने ए ब्लड ग्रुप को रिसीव नहीं करना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज होंगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसकी बॉडी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगी। यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो सबका ब्लड ले सकता है। हाँ, ये सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता? दैट इज ओ। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती? ए बी। नेगेटिव। चलो एबीओ सिस्टम ऑफ करेंगे हम इसमें। जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। 3 एलील्स प्रेजेंट है हमारे पास, एलील ए, एलील बी एंड एलील ओ। और ब्लड ग्रुप के जो जीन्स है, एलील्स है, कहाँ प्रेजेंट है? 9th क्रोमोसोम की लॉन्गर आर्म पे प्रेजेंट है। और ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स के। जो ए और बी ब्लड ग्रुप है, ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ये डोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स है ओवर ओ। और ओ ब्लड ग्रुप क्या हुआ फिर? ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसके दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं। या तो ये होमोजाइगस स्टेट में होगा, एल एल टर्म यूज करिए लैंडस्टेनर के नाम से। हम आई आई भी यूज कर लेते हैं, वो होता है आइसो एग्लूटिनोजन एंटीजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने एल यूज किया है। या तो ये होमोजाइगस होगा, विजिबल है।
हाँ, आई से लिख लो। हाँ, आई से लिख लो। एक लिख लो होमोजाइगस, आई ए। और आई ए, अकेला आई भी लिख लेते हैं, स्मॉल आई भी लिख लेते हैं, आई ओ भी लिख लेते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो होमोजाइगस ए भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस ए भी हो सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो होमोजाइगस बी भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस बी भी हो सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ऑलवेज होमोजाइगस रहेगा क्योंकि ये रिसेसिव ब्लड ग्रुप है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका ए बी जीनोटाइप दोनों एलील्स इसमें प्रेजेंट होंगे, तभी इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब कितने तरह के जीनोटाइप्स हो गए इसके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 तरह के जीनोटाइप्स हो गए इसके पास। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होंगे इसके पास? 6। तो एल यूज किया था इन्होंने, यूज टू ऑनर लैंडस्टेनर, क्योंकि वो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, तो लैंडस्टेनर के नाम पे इन्होंने एल को यूज कर लिया था। इन प्लेस ऑफ एल हम आई भी यूज कर सकते हैं। आई डिनोट करता है आइसो एग्लूटिनोजेंस को। तो एल ए एल बी को हम आई ए आई बी भी लिख सकते हैं। एल बी एल ओ को हम कैपिटल आई बी और स्मॉल आई ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और जो हमारा रिसेसिव ब्लड ग्रुप है इसके लिए हम आई आई इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल आई के ऊपर ओ भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के एंटीजन्स हैं ब्लड ग्रुप्स में। 2 टाइप्स के हमारे पास एंटीबॉडीज है ब्लड ग्रुप्स में, और 3 टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट है, ए बी ओ। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं, 6 टाइप्स के इनके जीनोटाइप्स। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चों का ब्लड ग्रुप पूछा है उसने। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स आर, पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी है, तो फिर बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो दो केसेस है, या तो पेरेंट्स होमोजाइगस ए होमोजाइगस बी है, या पेरेंट्स हेट्रोजाइगस ए हेट्रोजाइगस बी है। जब ऐसे क्वेश्चंस पे अब हमें गिवन ही नहीं है कि पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों केसेस लेते हैं। केस 1 इन विच द पेरेंट्स आर होमोजाइगस, वो सारा सॉल्व करेंगे। केस 2 इन विच द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, उसको सॉल्व करेंगे। तो करो स्टार्ट। अगर एक होमो है दूसरा हेट्रो है तो ओ ब्लड ग्रुप किसी का भी नहीं बनेगा, आप बनाकर देखना।
डन। तो देखो, उसने केस लिया है पहले हेट्रोजाइगस का। फर्स्ट पेरेंट हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस बी, इनके जो भी एलील्स बने, एक बच्चा ए बी आया, एक बच्चा ए आया, एक बच्चा बी आया और एक बच्चा ओ आया। इसमें चारों तरह के हमारे पास और जीनोटाइप आ जाता है। तो चिल्ड्रन में हैव एनी ऑफ द फोर ब्लड ग्रुप्स, तब अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है तो। बट अगर पेरेंट्स होमोजाइगस होते तो बेबी का ब्लड ग्रुप ऑलवेज ए बी ही रहता। और अगर एक पेरेंट होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है, तो या तो बच्चा ए होता या ए बी होता, या फिर हाँ बी होता और ए बी होता। नहीं, हम वो केस ही नहीं लेते, हम दो केस ही लेते हैं, या तो पेरेंट्स होमोजाइगस है या पेरेंट्स हेट्रोजाइगस। तो फर्स्ट केस यहाँ पर उन्होंने पेरेंट्स का हेट्रोजाइगस का लिया हुआ था, क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं था हमें, तो इन्होंने हेट्रोजाइगस ले लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the blood group of mother and the child is A and B respectively, मदर का ब्लड ग्रुप A है, बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, then the person of which blood group can be the father of this child? हेट्रो नहीं हो सकता। ये बने नीचे, मदर हेट्रो ही है, क्योंकि जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, और बच्चे में कहीं ए ब्लड ग्रुप ही नहीं आया, तो फिर मदर हेट्रोजाइगस ही है। तो फिर फादर क्या होगा? फादर होमोजाइगस भी हो सकता है, फादर हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, और फादर ए बी भी तो हो सकता है। अगर फादर बी ब्लड ग्रुप है ना, अगर फादर होमोजाइगस है तो एक एलील ही जाना है बच्चे में। अगर फादर हेट्रोजाइगस है तो हो सकता है ये बी वाला एलील चला गया हो बच्चे में। और अगर फादर ए बी है तो अगेन ये वाला एलील चला गया बच्चे में। फादर होमोजाइगस बी, हेट्रोजाइगस बी और ए बी, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे लिखेंगे इसको वो देख लो। तो सॉल्यूशन में हमें इतना पता चल गया था कि जो मदर है, मदर हेट्रोजाइगस है, बच्चे का ब्लड ग्रुप उन्होंने हमें बताया था कि बी ब्लड ग्रुप है, तो ऑब्वियसली मदर से ओ एलील ही आया होगा बेबी में, क्योंकि बेबी का ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, और सिर्फ ओ एलील है जो मदर से आया है, तो एलील बी फादर से ही आया होगा। और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस बी भी हो सकता है, होमोजाइगस बी भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कर लो इसको, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना।
एग्जाम में इजी हो जाए। डन। नेक्स्ट इज टेस्ट है, डायग्नोसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। हमें पता कैसे चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें पता चलता है। ब्लड टेस्ट कैसे होता है? तो टॉपिक इज डायग्नोसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे ब्लड से एक ड्रॉप ली जाती है और स्लाइड पर टू प्लेसेस, दो जगह पर, एक ही स्लाइड पर, जैसे ये नीचे डायग्राम बना है, एक स्लाइड पर दो ड्रॉप्स डाली जाती है। फर्स्ट ड्रॉप में अल्फा एंटीबॉडीज डाल दी जाती है और सेकंड ड्रॉप में बीटा एंटीबॉडीज को ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट ड्रॉप में अल्फा एंटीबॉडीज डाल दी उन्होंने और सेकंड ड्रॉप में बीटा एंटीबॉडीज को ऐड कर दिया। अब फोर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहां पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। अगर तो आरबीसीज की क्लंपिंग हो जाती है, अगर तो आरबीसीज की क्लंपिंग हो जाती है, क्लंपिंग मतलब एग्लूटिनेशन हो जाती है, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन हुई वो पॉजिटिव रिएक्शन हुई। और अगर क्लंपिंग नहीं होती तो फिर नेगेटिव रिएक्शन हुई। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन होता है? ए एंटीजन होता है। उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी एंटीबॉडी होती है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी बॉडी में ए एंटीबॉडी डाल दे तो रिएक्शन हो जाएगी, एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देंगी। विच मीन्स जहां पर रिएक्शन हमें दिखी, जहां पर जैसे हमने फर्स्ट ड्रॉप हमने अल्फा एंटीबॉडीज डाली, अगर यहाँ पर क्लंपिंग हो जाती है आरबीसीज की, अगर यहाँ पर आरबीसीज की क्लंपिंग हो जाती है, इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। और अगर यहाँ पर क्लंपिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्लंपिंग हो गई, तो फिर उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी ब्लड ग्रुप हुआ। और अगर दोनों में क्लंपिंग हो गई तो ए बी ब्लड ग्रुप, किसी में भी नहीं हुई तो ओ ब्लड ग्रुप। ये टेस्ट होता है। तो जो एंटीजन ए है वो रिएक्ट करेगा अल्फा एंटीबॉडीज के साथ और एंटीजन बी रिएक्ट करेगा बीटा एंटीबॉडीज के। क्लियर हो गया ना? टेस्ट समझ में आ गया कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आप जाओगे अब कॉलेजेस में तो आप अपना ब्लड ग्रुप खुद ही टेस्ट कर सकते हो। लेबोरेटरी में अल्फा एंटीबॉडीज बीटा एंटीबॉडीज मिल जाती है। टेबल बनाना है ये नीचे वाला ना अभी। हाँ, कर लिया ऊपर वाला। तो अगर फर्स्ट ड्रॉप में पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है और सेकंड में नेगेटिव हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। दोनों नेगेटिव तो ओ ब्लड ग्रुप और दोनों ही पॉजिटिव तो ए बी ब्लड। ऊपर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, नीट के लिए हम इसको नोट करेंगे।
बस मीट के लिए ही नोट करो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप कितना कितना पाया जाता है? तो जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है इंडिया का। अप्रोक्स 38.5% पाया जाता है। और जो ब्लड ग्रुप बी है, 32%। ब्लड ग्रुप ए 23%। ब्लड ग्रुप ए बी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है इंडिया में, 6.5% ये ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जो ब्लड ग्रुप ओ की परसेंटेज है वो मैक्सिमम है। तो पूरे वर्ल्ड में ओ ब्लड ग्रुप वाले मैक्सिमम है। और ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। और साउथ अमेरिका में तो 100% ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन साउथ अमेरिका की ओ ब्लड ग्रुप वाली ही है। whereas in white Americans and Western Europeans it is 47%। यहाँ पर 47% ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी नीट का ही था। बस आज का लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। एबीओ सिस्टम है जो ब्लड ग्रुप का, ये एप्स में भी देखा गया है, एंथ्रोपॉइड एप्स में भी देखा गया है, जैसे कि चिंपैंजी। चिंपैंजी में भी सेम ब्लड ग्रुप है, एबीओ सिस्टम ही है। और चिंपैंजीज में, एप्स में मेनली ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है। वाइल जो रीसस मंकी है, उनके पास बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। एप्स के पास ए ब्लड ग्रुप है, मंकीज के पास बी ब्लड ग्रुप है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।